हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। इससे पहले मैंने आपको केपलर्स लॉ पे एक वीडियो दी थी और आई होप आपको समझ में आई होगी। और उसमें जितने भी केस बन सकते हैं आपके पेपर में वो मैंने डिस्कस किया था। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ। आपने बहुत सारे वीडियो में कवर किया होगा, लेक्चर में कवर किया होगा, लेकिन मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ ये वीडियो ज़रूर इसकी जो हमारी क्वालिटी है, जैसे वे कॉपी पेन बहुत ट्रेडिशनल वे है उसमें रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन आप क्वालिटी देखेंगे तो इससे बढ़िया वीडियो आपको नहीं मिलेगी। सारे टाइप इसमें हम कवर करेंगे जितने भी आज पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। हर टाइप के एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ हम ग्रेविटेशन को भी देख लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमारा जो टॉपिक है वह है न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ। आपने ये पढ़ा होगा कि जब भी दो मास, मान लो कोई दो मास हैं, मैंने डायग्राम बना के इसलिए रखा है कि आपके लिए टाइम थोड़ा और बचा पाऊँ मैं। ये M1 पार्टिकल है मान लीजिए और ये आपका M2 है। ठीक है, और M1 और M2 में अगर आप देखेंगे जो फोर्स M1 है पार्टिकल M2 पे लगाएगा वही फोर्स M2 M1 पे लगाएगा। आपने पढ़ा भी होगा एक्शन रिएक्शन लॉ में। तो यहाँ पे न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ कहते हैं कि जो फोर्स ऑन M1 है ड्यू टू M2, या आप ये भी कह सकते हैं जो फोर्स M2 है ड्यू टू M1, वो आपका कितना होगा G M1 M2 R स्क्वायर। ठीक है, आप इसमें अगर बात करें थोड़ा सा और, ये जो R है ये दोनों दोनों मास के बीच की डिस्टेंस है। अगर आप ड्रॉपर बच्चे हैं तो आप पहले से ही जानते हैं कि अगर हम मास को चार्ज से रिप्लेस कर दें, अगर हम मास को चार्ज से रिप्लेस कर दें जो कि आर डिस्टेंस पे है, तो वहाँ पे भी एक फोर्स लगता है और वो भी F12 और F21 के बराबर होता है। अपोजिट हो सकता है लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होगा और जिसकी वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे एक नया कांस्टेंट किया जाएगा और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो जिस प्रकार बच्चों हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, दो मास के बीच में लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल, वैसे ही दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स कूलम्बिक फोर्स के नाम से डिस्कस होता है। ठीक है, तो आप ये देख रहे होंगे कि इन दोनों में अगर आप एक सीख लेते हैं तो दूसरा अपने आप आपको आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो पहली बात क्या हो गई कि दो मास अगर हम रखें एक फाइनाइट डिस्टेंस पे तो उन पे एक फोर्स लगता है, जो फोर्स आपका क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो इस फोर्स की वैल्यू दी जाती है वो न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ से दी जाती है। ठीक है, यहाँ से और आप क्या कंक्लूड निकाल सकते हैं, ये जो न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ है बच्चों, पहली बात ये सिर्फ अट्रैक्टिव होता है। अब आप समझ रहे होंगे मैं सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो सेकंड फोर्स है ये वाला, ये अट्रैक्टिव के साथ साथ रिपल्सिव भी होता है। या आप जब ये वाला टॉपिक आएगा इसको आप तब पढ़ेंगे। बस जो ड्रॉपर बच्चे हैं उनके लिए मैं ये साथ में लेते हुए चल रहा हूँ ताकि वो उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये अट्रैक्टिव के साथ रिपल्सिव भी होता है और ये वाला आपका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है अट्रैक्टिव। आगे अगले पॉइंट पे बात करें, अगर आप बात करते हैं कि जैसे ये आपका जो न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ है अट्रैक्टिव है, ये रिपल्सिव है। सेकंड पॉइंट बच्चों ये हो जाएगा, ये जो न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स है ये आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप वर्क एनर्जी चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर आपने कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ा होगा। ऐसे फोर्स जो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करते हैं उसको हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेंगे, तुम किस तरीके से उसको मूव करा रहे हो इस पे डिपेंड नहीं करेंगे, वो डिपेंड करेंगे कि आपका इनिशियल पॉइंट क्या था और फाइनल पॉइंट क्या था। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखें, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि सर ये भी तो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो ये फोर्स भी आपका कंजर्वेटिव फोर्स होगा। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, कंजर्वेटिव फोर्स बताने का मतलब क्या है। कंजर्वेटिव फोर्स हम जो बता रहे हैं ये इससे क्या हमें पता लगेगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं बता दूं, कंप्लीट राउंड ऑफ ट्रिप का जो हमारा वर्क डन होता है
वो कंजर्वेटिव फोर्स के केस में 0 होता है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था आपके प्रीवियस ईयर में, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। क्वेश्चन ये था कि एक पार्टिकल है, ठीक है, उसको अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स एक बार ऐसे मोशन करवाया गया ए से बी, ये पहला पाथ दिया था। एक बार ऐसे मोशन करवाया गया, ये दूसरा पाथ था। एक बार ऐसे इसको ले जाया गया, तो फाइनल पॉइंट बी था, इनिशियल पॉइंट ए था। ये आपका पार्टिकल का मोशन है। और वहाँ पर लिखा नहीं था कंजर्वेटिव फोर्स, वहाँ पे लिखा था पार्टिकल को ले जाया गया अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे फोर्स होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। तो तीनों पाथ के अगर आप वर्क डन देखेंगे वो बराबर होंगे। अभी भी हमने बात करी कि कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन क्या होता है? बराबर होता है। एक बात और, अगर आपसे पूछा जाएगा कि ए टू बी और फिर बी टू ए टोटल वर्क कितना होगा, तो टोटल वर्क 0 होगा। ठीक है। यही सेम आपका इलेक्ट्रिक फोर्स पे भी वैलिड रहता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स पे है वही इलेक्ट्रिक फोर्स पे भी है। ठीक है। अच्छा जी, अब आप बात करें तीसरे पॉइंट की। जो ग्रेविटेशनल लॉ है वो आपका मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। आप ये भी बोल सकते हैं ये ऐसा होगा, मीडियम इंडिपेंडेंट होगा। और वहीं आप अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करते हैं, ये मीडियम डिपेंडेंट होता है। ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज आपने कहाँ रखे हैं उस पे डिपेंड करता है। तो आपके ये वाला टॉपिक भी इसी के साथ कवर हो जाएगा। ये वाला मीडियम इंडिपेंडेंट वाला क्वेश्चन आपका नीट में आया था एक बार, कि अगर एक मास को हम किसी एयर से या वैक्यूम से किसी मीडियम में रख दें, किसी पानी में डिप कर दें, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा? तो ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर तो डिपेंड करता ही नहीं है। ठीक है। दोनों रूल में आप देख सकते हैं, यहाँ आर स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे भी आर स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये जो फोर्स होंगे ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेंगे। ये अंडरस्टूड है, मैं नहीं बता रहा। ये वाले देखिए, दोनों मास मास हैं और यहाँ पे दोनों चार्ज हैं, तो ये मास डिपेंडेंट लॉ है ग्रेविटेशनल, और ये चार्ज डिपेंडेंट लॉ है, इसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्बिक। ठीक है। अच्छा जी, एक और बात आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं इन दोनों रूल से। ये दोनों रूल जो हैं ये अलोंग द लाइन जॉइनिंग लगेंगे, मतलब जो आर डिस्टेंस है इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे। ये जो फोर्स लग रहा है इस लाइन के अबाउट लग रहा है। सिमिलरली ये जो फोर्स लगेगा इसी लाइन के अबाउट लगेगा। तो दोनों क्या हैं? दोनों सेंट्रल फोर्स हैं। सेंट्रल फोर्स एक ऐसे फोर्स होते हैं जो तो या तो इनवर्ड लगेंगे किसी सेंटर के अबाउट या आउटवर्ड लगेंगे। ठीक है। ये 3 करेक्टरिस्टिक आपने ध्यान में रखनी है। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपके कहीं पर भी आपका लग सकता है, लेकिन पॉइंट मास होना चाहिए। अच्छा, पॉइंट मास किसी भी शेप का चलेगा, बस उसके पास क्या होना चाहिए? स्पेरिकल सिमेट्री होनी जरूरी है। दोनों पॉइंट मास चल सकते हैं या एक भी चल सकता है। ठीक है। और वहीं अगर आप देखें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो आपका क्या है? वो पॉइंट चार्ज पे लगना चाहिए। एक बात आपने और देखी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है हमारा, ये एक मतलब इंटरमीडिएट फोर्स है, जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये आपका वीकेस्ट फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स है। और कमेंट करके आप बताइएगा कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन होता है। ठीक है। वीकेस्ट फोर्स है तो लॉन्ग रेंज है। ठीक है, लॉन्ग रेंज है। एक बात आप फिर से कमेंट करके मेरे को बताइएगा, अगर मैं ग्रेविटेशनल, अगर मैं कूलम्बिक, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स होता है, इन दोनों तीनों की स्ट्रेंथ को कंपेयर करूं, तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा तीनों की स्ट्रेंथ कितनी होती है। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या? अब बहुत लोग सोचते होंगे कि इसको हमें कैलकुलेट करना है। देखिए, पहला रिजल्ट जो होगा क्लास 12th में आपको मिलेगा, इसलिए मैं दोनों को साथ बता रहा था। एफ इलेक्ट्रिक और एफ ग्रेविटेशन का अगर कभी भी आपसे रेशियो आ जाए, किस किस का? एफ इलेक्ट्रिक और एफ ग्रेविटेशन का रेशियो आ जाए, अब ये डिपेंड करता है किसका किसके बीच में पूछा गया है। किस किस का पूछा जाएगा?
एफ इलेक्ट्रिक और एफ ग्रेविटेशन। मे भी हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन हो और एक प्रोटॉन हो, मतलब एक उन्होंने इलेक्ट्रॉन दे दिया और एक आपको प्रोटॉन दे दिया। इन दोनों का आपसे क्या पूछा गया कि भैया इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। ठीक है, अब आप देखिए, आप वहाँ पर निकालेंगे एग्जाम में, जो कि आपको निकालना नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे, ये पी पॉजिटिव मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि प्रोटॉन है, आप प्रोटॉन खाली लिख लीजिए। जब आप इसकी दोनों के एफ ई ओवर एफ जी निकालते हैं, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक में क्या हो जाएगा, Q1 Q2 की जगह आप दोनों का चार्ज ई लिखेंगे तो 1/4πε0 ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और ग्रेविटी का क्या हो जाएगा, जी मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर आर स्क्वायर, और इसके बीच की डिस्टेंस आर। ठीक है, दोनों का जब हम रेशियो करते हैं तो जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो 2.4 10⁻39 आएगी। ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, कई बार इसकी यूनिट भी पूछी जाती है क्योंकि डायमेंशनलेस दो सेम क्वांटिटी का जो डायमेंशन होगी वो होती ही नहीं है। समझ रहे, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और ये फिक्स रहेगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बारी आती है तो वो फिक्स रहेगा। और वहीं अगर आपसे पूछ दिया जाए दो प्रोटॉन, सिमिलरली दो प्रोटॉन की अगर बारी आई जो कि आर डिस्टेंस में है, तो दो प्रोटॉन के केस में ये जो वैल्यू आती है बच्चों, ये आती है 1.3 10⁻36। आप कहेंगे आप सर आपको कैसे पता है कि ये आती है, आप क्लास 12th की एनसीईआरटी खोलिएगा, वहाँ एग्जाम्पल है एक, इन इसको क्वेश्चन बना रखा है एग्जाम्पल के फॉर्म में, तो वहाँ पर ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, ये दो आपने ध्यान रखने हैं। इसके बाद अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन जी एंड बड़ा जी, या भी बोल सकते हैं छोटा जी और बड़ा जी। आजकल एजर्सन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आ रहे हैं, तो आप वहाँ से इसको तैयार कर सकते हैं। इसलिए एक छोटा सा क्विक रिव्यू देख लेते हैं। अगली जो वीडियो होगी वो इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, अभी भी आपने जब ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा तो आया क्या था, F=g m1 m2/r², या आप एक को अर्थ का मास दे दो तो me हो गया। ठीक है, अब अर्थ के जिस एक्सलेशन से अर्थ आपको खींच रहा है वही क्या है, वही आपका g है। मतलब जो a है वो क्या है, वो है फोर्स पर यूनिट मास। और मास कौन, जिस ऑब्जेक्ट को, जिस सैटेलाइट को, जिस प्लेनेट को, जो भी बॉडी है, अर्थ उसको अगर अपनी तरफ खींच रही है किसी भी एक्सेलेरेशन से, उसको हम एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। जी से दिखाते हैं तो F/m लिखेंगे अगर इसमें हम इस मास से डिवाइड कर दें उस ऑब्जेक्ट में, क्योंकि हमने m2 ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा Gme/r²। ठीक है, अच्छा जी, और ये r क्या है, ये r आपका रेडियस ऑफ अर्थ है, चाहे तो आप इसको कैपिटल R कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू निकल के आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये वाला जो जी था जो न्यूटन ने दिया था, ये क्या हो गया, यूनिवर्सल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.6 10⁻, अगर आप इसकी वैल्यू रखेंगे जी की तो कितनी आ जाएगी, -11। ठीक है, 10⁻⁻11, और यूनिट आप लिख सकते हैं, और वहीं इसकी यूनिट क्या हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब बेसिक बात क्या हुई, ये जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू फिक्स है। इसकी वैल्यू मैक्सिमम भी हो सकती है, मिनिमम भी हो सकती है, और इवन जीरो भी हो सकती है। वो कब होगी वो हम आगे बात करेंगे। और ये जो जी है ये हमारा डिपेंड करेगा नेचर एंड साइज ऑफ मास। जो मासेस हैं आपके दो, उनके नेचर और साइज पे डिपेंड करेगा, और ये आपका इंडिपेंडेंट रहेगा, क्योंकि यूनिवर्सल कांस्टेंट है ना, तो कैसे डिपेंड करेगा। तो ये हमारी एक ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में छोटी सी बातचीत हुई। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट with each other, the gravitational force of attraction will be। तो दो आपको क्या दिए हैं,
दो मास दिए हैं और आपसे ये कहा गया है कि दोनों दोनों को कांटेक्ट में रखा है एक दूसरे के, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो बच्चों कि मास हमको नहीं दिया है, आइडेंटिकल वर्ड यूज कर दिया है। तो आपको मैं क्वेश्चन करने से पहले बता दूं, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको मास मेंशन नहीं किया है तो आप डेंसिटी के फॉर्मूले से उसका मास पहले कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको मास मेंशन नहीं है और मास से रिलेटेड ग्रेविटेशन का क्वेश्चन पूछा गया है तो आप सबको पहले मास को डेंसिटी के टर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, उसके बाद सॉल्व करना होगा। नंबर 2, अगर किसी क्वेश्चन में मास दिया हुआ हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, लेकिन मास के साथ अगर डेंसिटी भी लिखी हो, अगर मास के साथ डेंसिटी भी दी हो, यूनिफॉर्म डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ रो, तो आपको फिर मास को डेंसिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। यही नहीं, अगर आगे आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ेंगे, कोई भी आगे टॉपिक पढ़ेंगे जहां पर भी डेंसिटी मेंशन हुई है तो आपको डेंसिटी के टर्म में फॉर्मूले को ब्रेक करना पड़ेगा। चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। देखिए, मान लीजिए ये एक मास दिया है आपको, ठीक है, और ये दूसरा कॉन्टैक्ट में ये मास दिया है। अभी हमें मास गिवन इसमें नहीं है तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि दोनों का मास m है। कॉन्टैक्ट में होंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी रेडियस r है, इसकी भी r है। मास नहीं दिया है तो आपका सबसे पहले जो काम बनता है वो बनता है कि डेंसिटी इक्वल टू, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मास ओवर वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा डेंसिटी रो ले लेते हैं 4/3 क्योंकि अर्थ को हमने स्पेरिकल एज्यूम किया होता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इक्वल टू G m1 m2 ओवर r²। तो डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगी, पहले तो हम r² ही ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा g, इसकी वैल्यू रख दें यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा रो 4/3 πr³। अगर ध्यान से देखें तो दोनों सेम आ गए, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे डिस्टेंस r और r कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी, 2r का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो आपका फोर्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, देखिए 4/3 का अगर आप स्क्वायर करते हैं, नीचे 4 से 4 कट गया तो 4/9, तो ये हो गया। जी कैंसिल होगा नहीं आपका, रो कैंसिल होगा नहीं, π² ऐसे ही रहेगा। और ध्यान से देखें, जो r³ है r की पावर 6 हो गया, तो ये r की पावर 4 बन गया। अब आप सोचिए, ये रो स्क्वायर बन जाएगा कि अगर ये डिपेंडेंसी वाला क्वेश्चन हुआ होता तो डिपेंडेंसी वाले क्वेश्चन में आप तो यही लगाते हैं ना कि F इक्वल टू r², जबकि एक्चुअल में F यहाँ पर कैसे डिपेंड कर रहा है, r की पावर 4। तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में डेंसिटी दी है या नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है ये वाला कि 2 पार्टिकल ऑफ इक्वल मास, ठीक है, गो राउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस r अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन। दो पार्टिकल हैं और वो क्या हो रहा है, एक के उसमें सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो कह रहा है फाइंड द स्पीड एंड एंगुलर स्पीड, दोनों पूछी हैं। वैसे तो क्वेश्चन अलग अलग होना चाहिए, मैं आपका टाइम बचाना चाह रहा हूँ इसलिए दो एक साथ डाल दिए। पूछा स्पीड निकालिए और एंगुलर स्पीड निकालिए। यही सेम क्वेश्चन आपको मिल सकता है चार्ज के कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए, जो दो पार्टिकल हैं इक्वल मास है, गो राउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस r अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन। जब वो गोल घूमेंगे ना, उनके बीच में सबसे पहले आप ये देखो कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, Gmm, और अपॉन में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2r, जैसे कि ऊपर डायग्राम बनाया था वैसे ही बन जाएगा। अब ये किस में जा रहे हैं, ये जा रहे हैं सर्कल में, तो सर्कल में क्या हो जाएगा, mv²/r हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए, क्योंकि जब भी कोई पार्टिकल गोल घूमेगा, सर्कल में घूमेगा, तो उस पर सेंटीमीटर फोर्स मिलेगा, और सेंटीमीटर फोर्स होता है mv²/r। तो यहाँ से m से एक m कट गया, एक r से एक r कट गया, तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी √Gm/4r। क्लियर है यहाँ तक। आगे अगर बात करें कि एंगुलर कितनी होगी, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है एंगुलर के लिए, v इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा, और हमने v की वैल्यू ऑलरेडी निकाल दी है, तो Gm/4r हो गया। तो वहाँ से आपका ओमेगा आ जाएगा, अगर r को इसके अंदर भेज दें तो
जी एम ओवर 4 और आर स्क्वायर अंदर भेजना पड़ेगा तो आर क्यूब हो जाएगा। तो आप यहाँ से ये भी कंक्लूड निकाल सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो आर की पावर माइनस हाफ के प्रोपोर्शनल है और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो आर की पावर माइनस 3/2 है। ठीक है भैया, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये चार्ज के कॉन्टेक्स्ट में भी आता है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। कह रहे हैं कि एक मास m है वो स्प्लिट हो गया दो पार्ट में, देन सेपरेट बाय अ डिस्टेंस r, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास सो दैट टोटल फोर्स विल बी मैक्सिमम। अभी 24 में ये इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, तो वो ऐसा आया था कि एक मास है 10 किलो, हमने उसको दो भागों में बांटा और उन दो पार्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो मैक्सिमम लग रहा है। तो आपसे पूछा गया था वहाँ पे कि कितने वो मास का पार्ट होगा या उस मास का रेशियो कितना होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम किसी मास को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसका जो मास है वो इक्वली डिवाइड होगा। तो m/2 दोनों का मास होगा कॉन्सेप्चुअली अगर आप देखें, तभी उन पर इक्विलिब्रियम या मैक्सिमम फोर्स लग सकता है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, अगर एक मास के मैं 3 पार्ट कर दूं और तीनों में अगर मैं फोर्स निकालूं किसी भी पेयर में और मैक्सिमम आ रहा है तो हर पेयर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए मान लो एक मास m है हमारा। ठीक है, हमारा एक मास क्या है, m है। हमने इसको क्या किया, दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। दो पार्ट में जब ब्रेक करेंगे, मान लो एक को मैंने m1 में कर दिया तो दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा, m-m1 हो जाएगा। अब इन दोनों को सेपरेट किया है r डिस्टेंस में, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, आपका फोर्स हो जाएगा g m1 m-m1 ओवर डिस्टेंस r स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखिए r फिक्स है, m1 पार्ट हमारा क्या है, वेरिएबल है जिसको हमने ब्रेक किया था। तो हम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करें जी एफ ओवर जी m1, ठीक है, क्योंकि मास की वैल्यू निकालनी है तो मास वेरी कर रहा है तो g कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। इस m1 का इंटू अंदर करें, अगर आप इसको एक और कर लें, स्टेप बढ़ा लें, तो ये क्या आ जाएगा, m1 माइनस m1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो m1 का डिफ्रेंशिएशन तो m एक ही m रहेगा और यहाँ m1 का क्या हो जाएगा 2m1, क्योंकि ये बड़ा वाला मास तो कांस्टेंट है ना, छोटे वाला वेरी कर रहा है। और इक्विलिब्रियम के लिए अगर आप इसको जीरो करेंगे तो ये पार्ट तो कांस्टेंट ही है, अंदर वाले को जीरो होना पड़ेगा। दैट मीन्स m1 कितना होगा, m/2 होगा। अगर m1 m/2 होगा तो m2 भी कितना हो जाएगा, m/2 करेंगे तो m1/2 आ जाएगा। इसको आप m2 भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब है दोनों पार्ट को कितना होना पड़ेगा, m/2। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता मैक्सिमम, आप डबल डेरिवेटिव निकाल के देख लीजिए। अगर आप डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो देखिए g/r² तो ऐसे ही रहेगा, g/r² हो गया, m का जीरो हो जाएगा, इसका कितना आ जाएगा -2। तो जब क्वेश्चन में कहा है मैक्सिमम तो आप उसको चैलेंज मत कीजिए, मैक्सिमम है तो होगा वो, ठीक है ना। अगर नहीं हो रहा है तो आप गलत कर रहे हैं। कई बार आप मैथ्स में देखते होंगे क्वेश्चन ये आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस फॉर विच वॉल्यूम इज मैक्सिमम, और हमारा नहीं आ रहा होता है, हम कहते हैं क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन सही होगा बच्चों, 1% चांस हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक होगी, लेकिन इतने बड़े लेवल पे ऐसा होना थोड़ा सा मतलब गलत है, इतना गलत नहीं हो सकता। ठीक है, होगा तो फिर सबको बोनस मार्क मिलेंगे। तो यही क्वेश्चन चार्ज के कॉन्टेक्स्ट में आएगा तो सेम चार्ज को भी आधा आधा होना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार आ गया है। क्वेश्चन कह रहा है 4 पार्टिकल हैं आपके पास, ठीक है, और सबको लोकेट किया है हमने एट कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए। कह रहे हैं व्हाट शुड देयर स्पीड इफ ईच ऑफ देम रिवॉल्व अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर ग्रेविटेशनल फील्ड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। देखो दो हिंट यहाँ पे मिलते हैं हमको कि एक सर्कल के अंदर स्क्वायर पड़ा हुआ है जिसमें 4 कोने में एक मास m है, और दूसरा हिंट हमें ये मिलता है कि वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं। दैट मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। तो हम पहले डायग्राम बनाते हैं। अगर डायग्राम की बारी करें, मान लीजिए ये हमारा सर्कुलर ऑर्बिट है और ये हमारे स्क्वायर के 4 मास हैं, 1 2, ये 4 कोने हैं, 1 मास 2 मास 3 मास 4 मास। ठीक है, क्वेश्चन में भी लिखा है कि आइडेंटिकल है, इसलिए मैंने m ले लिया। कह रहे हैं ऑफ मास m, ठीक है, आर लोकेटेड। अब आप यहाँ पे डेंसिटी मत लगा देना, क्यों, क्योंकि दिया हुआ है कि 4 आइडेंटिकल ऑफ मास m। ठीक है,
आर लोकेटेड एट कॉर्नर ऑफ ए, और साइड कितनी है स्क्वायर की, ए साइड है आपकी, ठीक, इसकी साइड आपकी ए है। तो कहते हैं आपसे ईच ऑफ देम रिवॉल्व अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर ग्रेविटेशनल फील्ड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि उनकी स्पीड कितनी होगी। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं, देखो अगर वो सर्कल के ऑर्बिट घूम रहा है तो उसकी रेडियस ऑब्वियस बात है आर होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर आर रेडियस है, अगर उसकी आर रेडियस है तो आप कैसे कर सकते हैं, इसका आपको डायग्राम भी दिया था, आप तो इसको जो इसका जो डायग्राम दिया था आपको वो ये दिया था बच्चों कि ये आपका एक सर्कुलर ट्रैक है और इसमें आपके 4 पार्टिकल हैं ऐसे, एक और ये फोर्थ वाला, मतलब एक पार्टिकल यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है। और कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, ये वाला डायग्राम इसमें नहीं चलेगा, ठीक है, ये वाला दिया ही नहीं उन्होंने, ये वाला डायग्राम दिया है। अब आप एज्यूम, यहाँ पर फोर्स निकालना है तो आप एज्यूम कर लो, इसको पहले तो कुछ एज्यूम कर लेते हैं, ए बी सी और डी, ये हमारे ए बी सी डी 4 साइड है। अब जो ए बी सी डी 4 साइड हैं इसमें हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो ए बी है या ए पे निकालना है, मान लो हमको यहाँ पे फोर्स निकालना है, किसी एक पे निकालो, क्योंकि चारों किस में मूव कर रहे हैं, सर्कुलर ट्रैक पे, किसी एक पे निकालो और उसको किसके इक्वल करना पड़ेगा, सेंटीपिटल के, क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो मान लेते हैं इसकी वजह से इस पे फोर्स F1 है, बी की वजह से, ठीक है, इस वाले की वजह से इस पे फोर्स मान लेते हैं F2 है, और इस डी वाले की वजह से इस पे फोर्स कितना है, F3 है। हमें हमेशा सुपर पोजिशन लगाना होता है, चाहे चार्ज हो चाहे मास हो, कि उसके कांटेक्ट में कितने हमारे फोर्स या कितने मास हैं जिनकी वजह से इस पे फोर्स हो सकता है, ठीक है। अब आप देखिए, आपको ये भी पता है सर्कल का ये पूरा एंगल 90 होगा, तो ये 45 होगा और ये भी 45 होगा, और ये सर्कल का रेडियस ओ है। तो इस F1 का जो ये कंपोनेंट है इस ओ ए के अबाउट, वो कितना हो जाएगा, हम ए पे निकाल रहे हैं फोर्स, वो हो जाएगा F1 cos 45, ठीक है। अब हम इस F2 निकालें तो देखो अगर रेडियस R और R है तो R और R कितना हो जाएगा, 2R, तो इस पे फोर्स कितना हो जाएगा, जो हमारा F2 कंपोनेंट है उसका फोर्स फिलहाल F2 ही रहने दीजिए, ठीक है। F3 का कितना हो जाएगा, F3 का भी हो जाएगा आपका F3 cos 45, दोनों के हमने x कंपोनेंट ले लिए, ठीक है। क्योंकि y कंपोनेंट जो होंगे, देखिए y कंपोनेंट एक ये होगा और एक ये होगा, तो जो F1 का y कंपोनेंट है वो इसको कैंसिल कर देगा, ठीक है। अच्छा जी, और आपको ये भी पता है ये और ये देखो मास सेम है, डिस्टेंस भी सेम होगी यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, तो जो हमारा नेट फोर्स होगा, चाहे तो आप 2F1 cos 45 कर लो, चाहे 2F3 cos 45 कर लो, प्लस F2 हो गया, क्योंकि F1 और F3 इक्वल थे तो हमने दोनों को ऐड कर दिया। अब आप देखिए जो हमारी डिस्टेंस होगी, जो यहाँ पर डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, पहले आप अगर ये गोल घूम रहा है तो ये फोर्स कौन प्रोवाइड कराएगा, सेंटीपिटल कराएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2F1 cos 45 प्लस F2 हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको डाउट नहीं हो रहा होगा। इसके बाद आप देखें डिस्टेंस, अगर देखें सर्कल की हम कंडीशन लगा दें, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, तो हमें कितनी साइड दी है, हमें दी है साइड ए, ठीक। तो जो साइड ए है हमारी, ये जो साइड ए है, ए ये साइड है, ए ये साइड है, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, ये पूरी हो जाएगी आपकी, जो भी आपने रेडियस आर एज्यूम कर रखी है मान लो आर स्क्वायर हो जाएगी, यहाँ पर ए दिया है सॉरी, तो साइड क्या हो जाएगी, साइड अगर हम आर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी a/√2, किसकी, रेडियस, क्लियर है यहाँ तक। तो रेडियस में आप वैल्यू रख दीजिए mb²/a/√2, ये आर की वैल्यू है, इक्वल टू, अब यहाँ पर हम वैल्यू रखें 2g, दोनों मास हैं mm
और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, हमें ए दी है, ये वाली डिस्टेंस हमें ए दी है, तो इसको हम ए ही रहने देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जी एम एम ए स्क्वायर इंटू में हो जाएगा कॉस 45 1/√2, और जो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक होगा वो हो जाएगा जी, दोनों मास एक ही हैं तो एम स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं इससे, ये हमारा सॉल्व होकर कितना हो जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा v इक्वल टू जी एम बाई ए अंडर रूट जी एम बाई ए अंडर रूट, अच्छा पूरे में रहेगा अंडर रूट, तो आप इसको 1+1/2√2 अलग से कर सकते हैं, ये हो जाएगा, क्योंकि ये v का रूट हम भेजेंगे ना तो ये बन जाएगा। तो अगर इस पूरे की वैल्यू आप सॉल्व करें तो 1.16 निकल के आती है, जो कि ऑप्शन में उस बार था, ठीक है। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और है, उस क्वेश्चन को भी हम साथ में डिस्कस कर लेते हैं। और एक क्वेश्चन ये रहा बच्चों, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 4 पार्टिकल ईच ऑफ मास इतना एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस आर अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो सेम अब ये वाले जो क्वेश्चन है इसमें आपसे कह रहे हैं कि जो आपके मास है वो इक्वी डिस्टेंस है एक दूसरे से, ठीक है, और एक सर्कल के उसमें है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसका स्पीड कितनी होगी पार्टिकल का। तो सेम यहाँ पे भी अगर आप सोचें इसको इजीली निकाल सकते हैं आप, या मान लो ये है एक मास यहाँ पे है, मान लो एक मास यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, कहीं पर भी एज्यूम कर लो, एक यहाँ पे है, ठीक है। इक्वी डिस्टेंस मतलब क्या हो गया, अगर इक्वी डिस्टेंस है तो ये क्या बनाएंगे एक दूसरे में, ये आपके स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है बच्चों कि ऐसे क्रॉस करके भी दिया जा सकता है डायग्राम, समझ रहे हैं, ऐसे बना के न दे के आपको ऐसे भी बना के दिया जा सकता है, जैसे ये दे दिया ऐसे, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका है ना, आपको स्क्वायर बना के देगा तो आप जल्दी समझ जाएंगे कि क्या करना है। कई बार ऐसे भी दिया जाता है, तो आपको बस इनको मिलाना है, आप स्क्वायर तक पहुंच जाओगे। इक्वी डिस्टेंस मतलब सारी साइड सेम हो गई ना, तो आप जब यहाँ पे लगाएंगे तो सेम वही कंसेप्ट लगेगा। अगर आप यहाँ पे एज्यूम करें, इस साइड को आर एज्यूम करते हैं, इसको आर एज्यूम करते हैं, ठीक है, तो ये सारी आर हो जाएंगी, या ए एज्यूम कर लो। अब आप किसी एक पे क्या निकालिए, फोर्स निकाल लो, मान लो हम ए पे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए पे कितने लोग फोर्स लगाएंगे, पहले तो आप ये देखिए, एक तो ये वाला लगाएगा, एक ये लगाएगा, एक हमारा ये वाला लगाएगा, 3 फोर्स लगेंगे। तो एफ ए इक्वल टू आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आपका जी एम स्क्वायर, क्योंकि मास सेम है। अगर ये डिस्टेंस आपकी सॉरी, ये वाली डिस्टेंस अगर आपकी क्या लेते हैं आप, अच्छा इसमें ना थोड़ी गलती हो रही है, इसकी रेडियस आर दे रखी है, तो आप इसको आर नहीं ले सकते हैं, ये वाली वैल्यू आर दे रखी है, ठीक है, ये आर दे रखी है और ये आर दे रखी है। अब आप खुद ही सोचिए, अगर ये डिस्टेंस आर है तो ये आर नहीं हो सकती, ये आर नहीं हो सकती, तो ये पूरी डिस्टेंस क्या होगी 2r। तो ये वाला जो फोर्स लगेगा, जो ये लगाएगा, मान लो ये लगा रहा है F1 फोर्स, ये लगा रहा है F2 फोर्स, और ये लगा रहा है F3 फोर्स, तो फोर्स किसके बराबर होगा, जो एफ ऑफ ए होगा वो F1 प्लस F2 और प्लस F3 के बराबर होगा, ठीक है। सॉरी। अब अगर आप देखें यहाँ पे डिस्टेंस की बारी अगर आएगी तो हम जो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे वो कितना होगा, देखिए ये आर और आर 2r हो गया, तो ये तो सिंपल है 2r का स्क्वायर, और ये कौन सा वाला है F2 है हमारा। अब बात करें F1 और F3 की, तो F1 और F3 जो फोर्स लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ये वाला और ये वाला जो भी हमारा फोर्स लगाएंगे वो कितना लगाएंगे, इन दोनों का आपको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है, और रिजल्टेंट कितना होगा, √2 टाइम फोर्स हो जाएगा, और फोर्स कितना आएगा जी एम स्क्वायर। देखिए अब इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी, अगर ये आर है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा √2r का होल स्क्वायर, ठीक है। आर के टर्म में आपको साइड निकालनी पड़ेगी, तो वो कितना हो जाएगा, √2r हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये 2r है, 2r तभी होगा जब ये 2r √2r होगा पाइथागोरस से, तभी तो ये 2r आएगा ना, तो ये बन गया, समझ गए। एक बार हमने इस वाले का निकाला यहाँ पे,
एक बार हमने इसका निकाला और एक बार हमने इसका निकाला, क्योंकि हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं तो इन दोनों का फिर हमने रिजल्टेंट ऐड कर दिया। या आप ये भी लिख सकते हैं, कंपोनेंट ब्रेक कर लीजिए, वहाँ से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से जी एम स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर आप बाहर निकालोगे तो बचेगा क्या, 1/4 प्लस √2/2 बच जाएगा। ठीक है, और ये किसके बराबर है, सेंटीमीटर के, तो एम बी स्क्वायर बाई आर, आर हमारे यहाँ पे रेडियस है, इक्वल टू जी एम स्क्वायर। आप यहाँ से क्या कर लीजिए, एक आर से एक आर कैंसिल कर दीजिए, फिलहाल तो आर स्क्वायर ही लिख लीजिए, 4 भी बाहर निकाल दो तो 1 प्लस 2√2 आ जाएगा ये। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √GM/4R 1 प्लस 2√2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई बार आपसे पूछा गया है। एक दो क्वेश्चन और हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से है कि आप अगर किसी का मास रिमूव कर दें तो कितना होगा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सेम क्वेश्चन आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, सेम क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में, सेम क्वेश्चन ग्रेविटी में, 3 जगह ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक सॉलिड स्फीयर था जिसकी रेडियस क्या थी, आर थी। आपने r/2 वाला ये वाला जो b है ये बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है जब आपने r/2 बाहर निकाला तो फोर्स F2 बन गया, तो F1/F2 का रेशियो बताइए। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या सोचना है, अगर ये कैविटी नहीं थी, ये वाली पार्ट ये वाला नहीं था, तो फोर्स जो F1 था उसकी वैल्यू कितनी थी। तो आप कहेंगे सर हम तो ग्रेविटेशनल लॉ लगाएंगे। तो ग्रेविटेशनल लॉ क्या हो गया, जी मास, ठीक है, m1 बाई ये हो जाएगा 3r का स्क्वायर। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता, क्योंकि 3r इन्होंने दिया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। m1 मास हमारा कौन सा है, GM1 m2, जो स्पेयर है टोटल मास m है और हम लोग कैविटी का m1 एज्यूम कर लिया। अब हम देखेंगे जो कैविटी है वो जब निकालेंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा। उस केस में जो हमारा फोर्स होगा वो हो जाएगा G। ठीक है, अच्छा उसको निकालने के लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा, पहले दे लिख ही लेते हैं चलो। कैविटी का कितना हो जाएगा, वो ये हो जाएगा कि F1 कितना था पहले तो वो, और रिमूव जो हमने पार्ट किया, रिमूव्ड की वजह से फोर्स कितना था। समझ रहे हैं, जो पार्ट आपने रिमूव कर दिया उसकी वजह से फोर्स कितना चेंज हुआ। तो जब भी कैविटी का निकालते हैं, जब भी मास कभी कैविटी का निकालते हैं तो हम वहाँ पे यूज करते हैं कंसेप्ट कि ये जो पूरा हमारा सिस्टम है इसके लिए मास पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। जैसे मास पर यूनिट एरिया है, वैसे मास पर यूनिट वॉल्यूम है। पूरी एक ऐसे कैविटी के लिए मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। किसके, बड़े वाले के साथ। तो बड़े वाले का हमने m लिया है और वॉल्यूम भी हो जाएगा। अब हमें m1 निकालना है तो m1 क्या हो जाएगा, m/v इंटू v1। अब बड़े वाले का जो मास है वो तो हमें पता है m ही है, और जो बड़े वाले का वॉल्यूम है वो कितना है, 4/3 पाई, और रेडियस आपकी कितनी है, r3। ठीक है, और जो छोटा है वो उसका वॉल्यूम है 4/3 पाई r/8 हो गया, क्योंकि r/2 का क्यूब r/8। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इससे कैंसिल हो गया और आपका मास कितना आ जाएगा, m1 आ जाएगा m/8। अब आपको फोर्स निकालना है। ठीक है, तो जो F2 की वैल्यू होगी आपकी वो कितनी हो जाएगी, जो F2 है वो हो जाएगा आपका m1 लिख लीजिए, GM जो F1 फोर्स पहले वाले की वजह से है तो ये 9r² हो गया, माइनस रिमूव पार्ट मतलब ये वाला जो है ये कितना हो जाएगा G, और आपका ये बन जाएगा मास। अब m/8 m1 अपॉन में कितना हो जाएगा, अगर आप देखें 3r पे आपने प्लेस किया है और r/2 निकाल दिया है तो बची डिस्टेंस 5r/2 का होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ रहा है, मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है, 41/50 GM m1/r²। ठीक है, और 9 इसके इंटू में 9r² आ रहा। तो आप खुद ही बताइए इस F1 और इस F2 का रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 50/41। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट, एक हमारी ये प्रॉब्लम आती है, ये हमारी कॉइल वाली, ये मान के चलिए आप रिंग की प्रॉब्लम है। तो पूछ रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बताइए रिंग का स्पेयर में। सबसे पहले देखिए ये इसके सेंटर पे है और जो
रिंग की वजह से फील्ड होता है। कोई भी रिंग जो है, उस रिंग का जो हमारा फील्ड होता है वो कितना होता है, ई से लिख देते हैं हम। ग्रेविटेशनल फील्ड होता है G mx ओवर आर स्क्वायर, आर अगर इसकी रेडियस है, आर स्क्वायर, ठीक है, दोनों आर आर दिए हैं, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स जो है हमारा, हम मास का भी, छोटा एम है, ठीक है, तो बड़े के लिए हम क्या कर देंगे, मास का भी इंटू कर देंगे। अगर दो के बीच में हमें निकालना है फोर्स, क्योंकि फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड है उसमें आपको क्या करना है, मास का इंटू कर देना है। तो आर स्क्वायर इसकी पावर 3/2। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये दिया है आपको कि फोर्स निकालो, बस फॉर्मूला यूज़ करना है। एक्स की वैल्यू कितनी दी है, √AR। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखो G m1 m2 यहाँ पे दिए हुए हैं, एक्स कितना है, √8R है, अपॉन में आर स्क्वायर प्लस √8R का होल स्क्वायर है, तो आप इसको 8R स्क्वायर लिख दीजिए की पावर 3/2। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फोर्स 1 का 2 पे है या 2 का 1 पे है, तो आप इस पे कंफ्यूज मत हुआ करो। 1 का 2 पे जितना होगा ना, उतना ही 2 का 1 पे भी होगा, ये तो अंडरस्टूड है। क्लियर है यहाँ तक। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा √8 ओवर, इसको देखो 9 हो जाएगा, 9 किसका होता है, 3 का, 3 3 9 27 हो जाएगा। तो 8√27 G m1 m2 ओवर आपका आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये रिंग वाली प्रॉब्लम है, बस आपको ध्यान ये फॉर्मूला रखना है, ये फॉर्मूला रखना है, आप निकाल सकते हैं आगे। और शायद ये बड़े क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन होगा और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, कई बार पूछी गई है आपके एग्जाम में। और अगर आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम, सॉरी एनसीईआरटी एग्जाम्पल की प्रॉब्लम है। तो आपसे कह रहे हैं कि दो आपके पास स्पेरिकल बॉडी है जिसका मास m और 5m है। एज्यूम करते हैं कि एक स्पेरिकल बॉडी ये रही होगी और एक स्पेरिकल बॉडी ये रही होगी। क्लियर है। आगे कहते हैं एक की रेडियस r है, तो मतलब इसका जो m है इसका कितना है, 5m है। एक की वैल्यू r रही है और एक की वैल्यू आपकी 2r रही है, ऐसा क्वेश्चन कह रहे हैं। इन फ्री स्पेस विद इनिशियल सेपरेशन बिटवीन सेंटर टू सेंटर, सेंटर से सेंटर की बीच जो बीच की दूरी है, इनिशियल सेपरेशन जो है वो 5r है, सॉरी 12r है। आगे कहते हैं इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, और कोई फोर्स आपने कंसिडर नहीं करने हैं। फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्मॉलर बॉडी जस्ट बिफोर कोलिजन। तो कह रहे हैं कि वो डिस्टेंस निकालो जिसमें जो स्मॉलर बॉडी है वो कोलिजन करेगा, कोलिजन से पहले की निकालनी है। अब देखो पहले तो आप ये एज्यूम करो, इसमें अच्छा क्वेश्चन है, आप इसमें क्या एज्यूम करो कि जो हमारा फोर्स होगा, जो इनिशियल फोर्स होगा वो कितना होगा। मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस पे छोटी वाली बॉडी कोलाइड कर रही है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, G m 5m। तो डिस्टेंस कितनी होगी फिर उस केस में, अच्छा यहाँ पे क्या दिया था, अच्छा ये 12m बच्चों यहीं तक है, ठीक है। क्यों क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है, r है, और ये डिस्टेंस भी कितनी है, 2r है, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 9r। टोटल तो ये 12 है यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन अगर आप उसकी रेडियस हटा दें तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, 9r है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए एक्स डिस्टेंस पे कोलाइड हो रही है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 12r-x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब डिस्टेंस कैसे निकालें। देखो फोर्स तो दोनों पे लग रहा है, तो हमें दोनों का क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो स्मॉलर का एक्सेलरेशन कितना होगा, स्मॉलर करके लिख देते हैं इसको। तो स्मॉलर का जो एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा g, ठीक है, 5m, क्योंकि किसके इन्फ्लुएंस में हो रहा है, सेकंड वाले में, तो फील्ड आ जाएगा 12r-x का होल स्क्वायर। और वहीं अगर एक्सेलरेशन निकालोगे बिगर का तो वो कितना आ जाएगा, वो किसके इन्फ्लुएंस में होगा एक्सेलरेशन, स्मॉलर के, तो Gm 12r-x। आप कहेंगे सर ये कैसे निकाल दिया एक्सेलरेशन, तो आप F/m से भी निकाल सकते हैं। तो अगर पहले वाले पे एक्सेलरेशन ये लग रहा है, दूसरे पे a2 लग रहा है,
तो जो हमारा डिस्टेंस कवर होगी पहले वाले की वो कितनी होगी, आप सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगा दीजिए, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू तो जीरो हो जाएगा, इनिशियली तो दोनों जीरो होंगे, तो दोनों में क्या आ जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर हाफ ए टी स्क्वायर। अगर ये दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड करते हैं तो आपको x1/x2 कितना मिल जाएगा, a1/a2। और दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे a1 और a2 को तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो a1 और ओवर a2 अगर हम करेंगे तो ये 12 आ रहा है, माइनस एक्स दोनों में था, कैंसिल हो गया, जी जी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 5। तो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं x1 इक्वल टू 5x2, ठीक है। तो x1 अगर 5x2 होगा, टोटल डिस्टेंस जहाँ पर ये कोलाइड हो रहा है, ये अगर x1 है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक x2 है, तो x1 प्लस x2 जो आपकी निकल के आई है पहले से ही, वो कितनी है, 9r है। अगर आप x1 को 5x2 रख देते हैं तो आपका x2 निकल के आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अगर आप x2 को ये रख देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, तो आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा। अच्छा, आप किसकी वैल्यू रखते हैं, x2 की x1 की रख रहे हैं, x1 की क्या रख देंगे फिर, 5x2। तो ये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x2 आ जाएगा। x x 5x2 में x2 जोड़ेंगे तो 6x2 आ जाएगा, 6x2 इक्वल टू 9r आ जाएगा। तो x2 कितना आ जाएगा, 9r/6। लेकिन आपसे स्मॉलर की पूछी है तो आप इसको यहाँ रख दीजिए x1 में, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो x1 इक्वल टू है 5x2, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 9r/6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 45r/6, तो 7.5r। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पढ़े जो आपके ग्रेविटेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन भी अभी हम करेंगे जो आपके वन लाइनर टाइप हैं, उनको हम फटाफट कर लेंगे, उसके बाद ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा।